स्टूडेंट्स, बच्चों हमारा ज्योग्राफी का 4th चैप्टर चल रहा है, महाद्वीप और महासागर का वितरण। इसका हाफ पार्ट हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम बेटा इसका रिमेनिंग पार्ट करते हैं। तो देखिए, जो भूकंप और ज्वालामुखी, आज हम इसके बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। तो महाद्वीप के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके थे। महाद्वीप का जो विस्थापन सिद्धांत उसके बारे में जिसे अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में दिया था। यहाँ तक हम इसके बारे में कल जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आती है आज की बेटा, भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण। तो इसमें देखिए, जो भूकंपीय गतिविधियाँ होती हैं, ज्वालामुखियाँ होती हैं, वो मतलब किस प्रकार से होती हैं, कैसे आती है, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो अटलांटिक महासागर का जो मध्यवर्ती यानी कि जो मिड एरिया है, तट रेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु रेखा के रूप में दिखाई देता है। और जो यह है तट रेखा है, वो आगे हिंद महासागर तक चली जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में यह 2 भागों में बढ़ जाती है। ये देखिए बेटा, ये सारी चीज़ें क्या है, मैप के ऊपर अच्छे से क्लियर होंगी। जिसकी एक, अगर आपको मैप की नॉलेज है तो जिसकी एक शाखा जो जब 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, तो देखिए, ये देखिए बेटा, भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण दिखाया गया है। तो देखिए, जो गंभीर भूकंपीय क्षेत्र हैं उसको डार्क कलर से दिखाया गया है। तो जो गंभीर भूकंपीय क्षेत्र हैं उसके अंदर देखिए कौन कौन से आते हैं। एक तो देखिए बेटा, ये वाला एरिया आता है गंभीर भूकंपीय क्षेत्रों में। एक तो ये वाला एरिया आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। एक देखिए, ये वाली पूरी पट्टी आती है, यहाँ पे जो डार्क कलर से दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये वाली बेल्ट है पूरी। ये सारे किस में आते हैं बेटा, गंभीर भूकंपीय क्षेत्र में। और थोड़े कम भूकंप उससे कम वाले में आते हैं। देखिए, जो इस कलर की जो डॉट दिखाई दे रही है ना, ये वाली इस कलर की, ये सारे कम भूकंप वाले एरियाज़ में आते हैं। ओके। और जो डार्क डॉट के अंदर दिखाए गए डार्क छोटी बिंदी जो हैं, वो ज्वालामुखी उद्गार है, मतलब ज्वालामुखियों से भूकंप आते हैं। देखिए, जो ये वाली है डार्क और छोटे कलर की जो बिंदी है, ये देखिए, ये इस प्रकार से ये क्या है, ज्वालामुखी से जो भूकंप आते हैं। और तप्त स्थल जो गर्म जो एरियाज़ हैं, वो मोटे बिंदी से दिखाए गए, मोटे डॉट से दिखाई दी। ये देखिए, ये सारे क्या हैं, तप्त एरियाज़ है, गर्म एरियाज़ इसमें दिखाए गए। ये अलग अलग डॉट से अलग अलग तरीके से दिखाए गए हैं। समझ में आया बेटा? अब देखिए, इसके अंदर ये देखिए पूरी एक बेल्ट दिखाई गई है। देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए बेटा, इसको जो ये वाला एरिया है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरा एरिया है। और एक ये बेल्ट इधर से लेके ये पूरे इस एरिया तक फैली हुई है। तो ये क्या है, पूरी एक बेल्ट के रूप में फैला हुआ है, जिसे क्या है, रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, जो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी, आगे पढ़ेंगे। आगे देखो बेटा, तो इसकी जो ये एक शाखा है वो पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है। और जो दूसरी शाखा है वो म्यांमार से होती है, न्यू गिनी पर एक ऐसी रेखा मिल जाती है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, जो ये बिंदु रेखा है वो मध्य महासागरीय कटक के समरूप है, एक के जैसी है। और भूकंपीय संकेंद्रण का जो दूसरा क्षेत्र है वो छायांकित मेखला या शेडेड बेल्ट के रूप में दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणी के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटक के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी और प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर है। देखिए, जो मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था, ये देखिए बेटा, इंडिया देखिए, इसके अंदर इंडिया, तो जो इंडिया देखिए, ये वाला जो एरिया है, देखिए इंडिया का जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, और ये प्रशांत का ये वाला एरिया, ये क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप का एरिया इसके अंदर दिखाया गया है। आगे देखिए बेटा, तो जो ये प्रशांत महासागर, तो इसका प्रशांत महासागर किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, जो मैंने आपको जस्ट अभी मैप में बताया था। ओके बेटा, अब आगे देखिए, सागरीय अध्यय स्थल का विस्तार। तो जो सागरीय अध्यय स्थल है उसका विस्तार देखिए, जैसा इसमें बताया गया, प्रवाह के उपरांत होता है कि प्रवाह के बाद में तो जो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो उस समय उपलब्ध नहीं था। तो चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय जल के मानचित्रण से निम्न तथ्य हमारे सामने आते हैं। तो देखिए क्या क्या तथ्य हैं। फर्स्ट क्या है, ये बताया गया है कि जो मध्य महासागरीय कटक के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार वो सामान्य क्रिया में चलते हैं और ये बहुत अधिक मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, उनकी संरचना, संगठन, इन सभी के अंदर क्या समानता पाई गई है। और इनके समीप की जो चट्टानें उनमें चुंबकीय बल पाया जाता है, जिससे ये क्या है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। नेक्स्ट बेटा, महासागरीय पट्टी की चट्टानें जो हैं वो महाद्वीपीय पर पट्टी
की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई है, यानी कि वो पहले वाली प्रॉपर्टी पुरानी है और ये जो दोबारा जिनका निर्माण हुआ वो नई है। वो 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। उनकी भी जो प्राचीनतम जितनी पुरानी वो क्या है 20 करोड़ वर्ष से ज़्यादा पुरानी नहीं है। और गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर होते हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटक के क्षेत्र में भूकंप केंद्र जो होता है वो बहुत कम गहराई पर स्थित होता है। तो इस प्रकार से जो ये चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस नामक वैज्ञानिक ने 1961 में एक परिकल्पना दी, जिसे क्या कहा गया, सागरीय अध्यय स्थलीय विस्तार कहा गया था। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से इसे जाना जाता है। हेस ने इसका निर्धारण किया था। हेस के द्वारा 1961 में ये सिद्धांत दिया गया था। ये देखिए बेटा, इसके अंदर अलग अलग दिखाया गया है। 5400 लाख वर्षों में महाद्वीपों की जो गति है, देखिए इसके अंदर दिखाई गई है कि किस प्रकार से अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग रूप से पहले देखिए क्या है, सारे इकट्ठे थे और धीरे धीरे करके क्या है, ये देखिए सबसे पहले ये इकट्ठे थे, धीरे धीरे इनका विस्थापन शुरू हुआ, ये फिर इसके बाद ये इसके अंदर ये विस्थापन हुआ सब, फिर ये और गहरे टुकड़ों में टूट गए, फिर और ये वर्तमान और जो इस समय जो पोजीशन है वो ये है। ये देखिए ये पोजीशन इस समय की दिखाई गई है। ओके, आगे देखिए बेटा। तो इस प्रकार से जो हैस ने जो दिया था, सिद्धांत दिया था, उसके अंदर क्या बताया गया था, हैस ने महासागरीय प्रॉपर्टी के क्षेपण की बात कही थी। उनके अनुसार यदि ज्वालामुखी प्रॉपर्टी से नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इनका विनाश भी हो जाता है। तो ये क्या था, हैस के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था। अब आता है बेटा प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक में देखिए सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीप और महासागर के वितरण में फिर से रुचि पैदा हो गई और 1967 में मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित करके एक धारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहा गया। इसे एक विवर्तनिक प्लेट भी कहा जाता है। ठोस चट्टान और विशाल व अनियमित आकार का जो खंड है जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। ये जो प्लेट होती है बेटा वो दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में विद्यमान होती हैं और स्थल मंडल में परपटी और ऊपरी मंडल को शामिल किया जाता है। इनकी मोटाई महासागर में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपों में 200 किलोमीटर तक ये गहरी मोटी होती हैं। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जाता है और जो किस बात पर निर्भर करती है कि उस प्लेट का जो अधिकतर भाग है वो महासागर में है या महाद्वीप में, वो इसके ऊपर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए जो प्रशांत प्लेट है, उदाहरण देखिए प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है, क्योंकि प्रशांत प्लेट का मुख्यतः भाग महासागर में आता है, यूरेशियन प्लेट का मुख्यतः जो भाग है वो कहाँ आता है, महाद्वीप में आता है। ओके बेटा, अब देखिए जो संसार में जो छोटी मतलब पूरे अर्थ के ऊपर छोटी और बड़ी जो प्लेट्स हैं उसका पूरा डायग्राम आपको इसके अंदर दिखाया गया है, वो अब मैं आपको इसमें बताती हूँ। अब देखिए बेटा इसके अंदर क्या बताया गया है, तो बड़ी और छोटी प्लेटों के अंदर विभक्त है। तो जो नवीन वलित पर्वत श्रेणियां हैं, खाइयां हैं, ब्रांच है, वो इस प्लेट को निर्धारित करती है। जो प्रमुख प्लेट हैं वो किस प्रकार से, सबसे फर्स्ट आती है बेटा अंटार्कटिक प्लेट। इस जो अंटार्कटिक और इसके चारों ओर घेरती महासागरीय प्लेट में शामिल है। सेकंड आती है उत्तरी अमेरिकी प्लेट। थर्ड आती है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। फोर्थ है प्रशांत महासागरीय। फिफ्थ इंडो ऑस्ट्रेलियन अफ्रीकी प्लेट। सिक्स है बेटा अफ्रीकी प्लेट। सेवन्थ है यूरेशियाई प्लेट। और महत्वपूर्ण छोटी छोटी प्लेटें हैं जिनका नाम देखिए, मैं नाम बता रही हूँ इनके, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलियन प्लेट और फ्यूजी प्लेट। ये सारी प्लेट्स क्या है, इनकी जो लोकेशन है वो मैप के ऊपर दर्शाई गई है, किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर ये प्लेट्स पाई गई हैं। केवल महाद्वीपीय ही गतिमान नहीं है, ये बात सही नहीं है। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है, कि मतलब जो प्लेट महाद्वीप है वो तो एक ही जगह स्थिर है, लेकिन जो प्लेट है वो चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से सभी प्लेट गतिमान रही हैं और भविष्य में भी गतिमान रहेंगी, मतलब आगे भी चलती रहेंगी। और वैगनर के अनुसार आरंभ में जिस सभी महाद्वीप से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप जो बड़ा कॉन्टिनेंट था, उस पैंजिया जिसे कहा गया था, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित हैं और पैंजिया जो है वो अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था, जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे।
पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की स्थिति को प्रदर्शित किया है। तो इस प्रकार से बेटा ये जो अलग अलग प्लेट हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आगे देखिए बेटा, प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं। तो सबसे फर्स्ट आती है अपसारी सीमा। अपसारी में देखिए क्या होता है, जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में हटती हैं, देखिए इस प्रकार से, जैसे ये एक प्लेट ये है बेटा और एक ये है, एक दूसरे से क्या है, ये इधर जा रही है, ये इधर, तो ये क्या है, अपसारी, डाइवर्जेंट कहलाती है। ओके, वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है इन्हें प्रसारी स्थान कहा जाता है। सेकंड आता है बेटा अभिसरण, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, यानी कि देखिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे आ गई है, तो वो क्या कहलाती है, कन्वर्जेंट। और जहाँ भूपर पट्टी नष्ट होती है वो अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है इसे प्रविष्ठन क्षेत्र कहा जाता है, सबडंक्शन स्टेट कहा जाता है। अभिसरण 3 प्रकार से होता है, महाद्वीपीय और महासागर के बीच में, महासागर के बीच में, और महाद्वीप और महाद्वीप के बीच में। ओके बेटा, और थर्ड आता है रूपांतरण सीमा। रूपांतरण में यहाँ ना तो नई पट्टी का निर्माण होता है, ना ही कोई विनाश होता है, मतलब ये दोनों, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो मतलब इनके अंदर किसी के अंदर क्या है, किसी का कोई विनाश नहीं होता है, ये अपनी अपनी दिशा में चलती हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो रूपांतरण सीमा कहलाती हैं। ओके, आगे देखिए बेटा, प्लेट प्रवाह दरें, इनकी जो रेट्स थी, प्लेट मतलब किस तरीके से प्लेट खिसकती थी। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो पट्टियां हैं वो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं। प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुआ है। इनकी जो दरें थी बहुत भिन्न थी, अलग अलग थी। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम थी, जो 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम थी। ईस्टर द्वीप के निकट प्रशांत महासागरीय उभार, जो चिल्ली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण महासागर में, इसकी प्रवाह दर सबसे अधिक मानी गई है। ओके बेटा, अब आता है नेक्स्ट हेडिंग है प्लेट को संचालित करने वाले बल। इसे कौन कौन से बल संचालित करते हैं? तो देखिए, इसमें जिस समय वैगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत प्रस्तुत किया उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है, यानी कि इसके अंदर इस बात पे बल गया है, पृथ्वी का जो धरातल है और भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान यानी कि चलते रहते हैं। और ऐसा माना गया कि दृढ़ प्लेट के नीचे जो चलायमान चट्टानें वो वृत्ताकार रूप में चल रही हैं, मतलब गोलाकार रूप में चल रही हैं, और उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंच जाती हैं, और जो उष्ण पदार्थ है वो धीरे धीरे फैलता है और ठंडा हो जाता है और फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यह जो प्रक्रिया वो बार बार चलती रहती है और वैज्ञानिक इस संवहन प्रवाह का नाम देते हैं। इस प्रकार से उत्पत्ति के 2 माध्यम बताए गए हैं, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय होता है और अवशिष्ट ताप का उदय होता है। और नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा भारतीय प्लेट का संचलन। जो भारतीय प्लेट है उसका संचलन बताया गया है। तो भारतीय प्लेट में भारतीय प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भाग शामिल आते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र है वो इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में कहलाता है। यानी कि 2 महाद्वीप प्लेटों की यहाँ पर सीमा पाई गई है, भारतीय महाद्वीप और भारतीय द्वीप, और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये दोनों, इसमें दोनों ही महाद्वीप, जो एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके पूर्व दिशा में म्यांमार के रांकी योमा पर्वत से घिरे एक चाप के रूप में एक जावा खाई तक ये फैला हुआ है। इस प्रकार से ये क्या है, भारतीय जो प्लेट है उसके बारे में दर्शाया गया है। तो ये सारी जो प्लेट है बेटा वो अलग अलग रूप में इसके अंदर दिखाई गई हैं। तो पुराने समय के अंदर देखिए क्या था, भारत एक वृहत द्वीप था, बहुत बड़ा द्वीप था, जो ऑस्ट्रेलिया तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था, जो लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले टेथिस सागर या इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। तो 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया अलग हुआ तो भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया, और 4.5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया और इससे के टकराने से क्या हुआ, हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। इस प्रकार से बेटा इसके अंदर यही बताया गया कि किस प्रकार से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, किस प्रकार से पहले ये सारे महाद्वीप एक साथ इकट्ठे थे और धीरे धीरे करके क्या है ये सारे अलग अलग महाद्वीपों के अंदर खंडित हो गए अलग अलग। तो लास्ट में यही बताया गया है, आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले उसके पश्चात हिमालय की जो उत्पत्ति हुई, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, यानी कि हिमालय की जो ऊंचाई है बेटा वो अब भी बढ़ रही है। वैज्ञानिक इसके बारे में ऐसा मानते हैं। तो बेटा ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
मैंने बेटा पूरी कोशिश की आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की, लेकिन आपको रीडिंग ज़रूर करनी है ताकि आपको बेटा किसी भी प्रकार के डाउट ना रहें और आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो की देखनी है और साथ में आपको रीडिंग भी करनी है ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।